नेक्स्ट बेटा इसके अंदर आता है क्लास साइफोजोआ। तो ये सारे के सारे मरीन एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाते हैं। इनको ट्रू जेलीफिश कहा जाता है क्योंकि इनकी लाइफ हिस्ट्री के अंदर मेड्यूसा स्टेज डोमिनेंट होती है। नोट फरमाएं कि इनकी लाइफ हिस्ट्री के अंदर पॉलिप वाली स्टेज नहीं आती। सारी ज़िंदगी जेलीफिश की शक्ल के होते हैं। जेलीफिश की फॉर्म में इनके एग्स और स्पर्म्स बनते हैं। लार्वल स्टेज आती है और वो लार्वा डायरेक्ट छोटी सी जेलीफिश के अंदर चेंज हो जाता है, पॉलिप वाली फॉर्म के अंदर नहीं जाता। लेकिन ये वाले जो जेलीफिश होते हैं इनके अंदर वेलम वाला पार्ट नहीं होता, एक डिफरेंस। दूसरा, इनके मिजोक्लिया के अंदर अमीबॉइड सेल पाए जाते हैं। और तीसरा, इसके जो नीडोसाइट्स होते हैं ये इसकी एपिडर्मस और गैस्ट्रोडर्मस दोनों लेयर्स के अंदर पाए जाते हैं। इसके गैमीट्स गैस्ट्रोडर्म के अंदर बनते हैं। पिछला जो हमने पढ़ा था हाइड्रोजोआ, उसके अंदर जो जेलीफिश थी उसके गैमीट्स एपिडर्मस के अंदर बनते थे। तो इसके मोस्टली मेंबर्स इंसानों के लिए हार्मलेस हैं, मतलब उनके अंदर स्टिंगिंग सेल्स नहीं होते हैं या इस तरह के होते हैं कि इंसान के ऊपर वो वर्क नहीं करते। लेकिन कुछ इसके ऐसे मेंबर्स हैं जो कि इंसान के लिए डेंजरस हैं और अगर इंसान उनको टच कर ले तो वो इनके स्टिंग की वजह से मर भी सकता है। एग्जाम्पल इसके अंदर मस्टीगियस है, तो इसको स्टिंगिंग नेटल भी कहा जाता है। अटलांटिक ओशन के अंदर पानी पाया जाने वाला साइफोजो है। गर्मियों के एंड पे इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, तो फिर वहाँ पे वार्निंग जारी कर दी जाती है कि आजकल जेलीफिश का सीज़न, इस करके समंदर में नहाना और सर्फ बोर्डिंग वगैरह करना मना है। तो अगर कोई जाएगा तो वो इनकी वजह से अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। तो स्विमर के लिए, मतलब जो लोग रेगुलरली समंदर में तैरने जाते हैं, उनके लिए रूल ऑफ द थंब ये होता है कि जेलीफिश जिसकी शेप हेलमेट की तरह की हो और उसके लंबे लंबे टेंटिकल्स हों और उसके लोब्स यानी कि ओरल आर्म्स मोटे मोटे हों, उससे परे ही रहें तो बेहतर है। तो ये इसकी बात हो रही है। और ये एक दूसरी जेलीफिश जिसको ओरेलिया कहते हैं। तो ओरेलिया कॉमन साइफोजोआ पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के अंदर पाई जाती है। और चूँकि बुक अमेरिका ने उन्होंने अपने आसपास की एग्जांपल दी है। इसके किनारों के ऊपर छोटे छोटे टेंटिकल की फ्रिंज यानी कि झालर सी लगी होती है और उसके अंदर कट यानी कि नोचेस बने होते हैं। ओरेलिया का माउथ आगे इसके स्टमक तक जाता है। उसके अंदर चार हिस्से होते हैं जिनको गैस्ट्रिक पाउचेस कहा जाता है। तो इसके स्टमक के अंदर भी नीडोसाइट्स बहुत सारे लगे होते हैं और इसकी जो रेडियल कैनाल्स हैं वो इसकी बेल के किनारों तक जाती हैं। ओरेलिया के अंदर जो इसका कैनाल सिस्टम, इसमें फ़र्दर बहुत सारी ब्रांचिंग होती है, लेकिन ये ओरेलिया के अंदर है, साइफोजोआ के बाकी मेंबर्स के अंदर ऐसे नहीं होता। तो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम की ब्रांचिंग है ये ऐसे समझें कि यहाँ से इसका माउथ स्टार्ट होता है, ये इसका स्टमक और चार पाउचेस, और इनकी ब्रांचिंग फिर वापस इधर इसके किनारों तक आती है चारों तरफ से। तो इसके जो गैस्ट्रोडर्मल सेल्स होते हैं इनके ऊपर सीलिया होते हैं जिससे इनके डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर फूड और सी वाटर लगातार सर्कुलेट करता रहे। तो ओरेलिया प्लैंक्टन पे, मतलब कि छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स पे फीड करने वाली जेलीफिश है। तो जब ये रेस्टिंग स्टेट के ऊपर होती है तो ये तैरना मतलब कि छोड़ देती है, स्टिल हो जाती है और पानी में आहिस्ता आहिस्ता डूबना शुरू हो जाती है। माउथ अपना ओपन कर लेती है और इसकी जो एपिडर्मल सरफेस है वहाँ पे चिपचिपा एक मटेरियल जिसको म्यूकस कहते हैं वो होता है, जिसके साथ छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स चिपक जाते हैं। तो सीलिया इन एनिमल्स को आगे प्रोपेल करके इसके किनारे तक पहुँचा देते हैं। वहाँ पे चार इसके छोटे छोटे बाजू से होते हैं जिनको ओरल लोब्स कहा जाता है। तो ओरल लोब्स का काम ये होता है कि ये फूड वहाँ से इकट्ठी करके और आगे फिर इसके माउथ तक ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये क्लियर रहे कि ये अपने ओरल लोब्स को ऊपर को, मतलब जिस तरह हम हाथ से चीज़ उठा के खाते हैं वैसे कोई चीज़ नहीं खा सकती। सिर्फ और सिर्फ सीलिया लगे होते हैं जो सीलिया चीज़ को आगे आगे धकेलते हुए कन्वेयर बेल्ट की तरह इसके माउथ तक पहुंचा देते हैं। तो सेंसरी रिसेप्टर्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं जो कि एपिडर्मस के अंदर होते हैं। इसके अंदर 8 स्पेशल किस्म के स्ट्रक्चर जिनको रोपेलिया कहते हैं।
तो जहाँ जहाँ पे इसके बेल के अंदर कट्स बने होते हैं वहाँ पे रोपेलिया पाए जाते हैं। रोपेलिया जमा है, रोपेलियम इसका सिंगल है। तो इनके अंदर छोटे छोटे गड्ढे से बने होते हैं, उनको सेंसरी पिट्स कहते हैं। और इनकी नेचर होती है ऑल्फैक्टरी, यानी कि ये सूंघने का काम करते हैं। उसके अलावा इनमें स्टेटोसिस्ट और फोटो रिसेप्टर यानी कि लाइट सेंसिटिव रीजन्स पाए जाते हैं, जिनको ओसिलाई कहा जाता है। इससे इनको लाइट किधर से आ रही है उसका पता चल जाता है। तो ओरेलिया नेगेटिव फोटोटैक्सिस शो करता है, यानी कि हमेशा लाइट से परे को भागता है। तो ट्वाइलाइट का जब टाइम होता है, मतलब कि जब सूरज निकलने वाला होता है या सूरज डूबने वाला होता है, तब ये सरफेस पे आ जाते हैं। और जैसे ही सूरज निकल आता है, रोशनी तेज़ हो जाती है, तो पानी की डेप्थ में चले जाते हैं, मतलब कि ये पानी से परे को भागते हैं। ये इसी की ही निचली साइड से डायग्राम है। तो बिल्कुल दरमियान में इनका माउथ होता है, यहाँ करके। ये जो कट्स बने हुए हैं, नोचेज हैं, यहीं पे इसके सेंसरी स्ट्रक्चर यानी कि रोपेलियम पाए जाते हैं। और वो स्टेटोसिस्ट यानी कि बैलेंस मेंटेन रखने वाला ऑर्गन, और ओसिलस जो कि ओसिलाई का सिंगल है, लाइट सेंसिटिव ऑर्गन्स की शक्ल के होते हैं। तो साइफोजोआ भी डाइशियस होते हैं। ओरेलिया के अंदर 8 गोनेड्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक पाउचेस के अंदर पाए जाते हैं। 4 पाउचेस होते हैं, हर एक के अंदर 2-2 गोनेड्स होते हैं, टोटल 8। तो वहीं पे गैमीट्स बनते हैं और इसके गैस्ट्रिक पाउचेस के अंदर आ जाते हैं। और स्पर्म्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो इसके माउथ से बाहर निकल जाते हैं। कुछ साइफोजोआ के अंदर जो एग्स हैं वो फीमेल के गैस्ट्रिक पाउचेस के अंदर ही रहते हैं। स्पर्म वहाँ पे जाके उनको फर्टिलाइज़ करते हैं। और अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस भी गैस्ट्रिक पाउचेस के अंदर ही होती हैं। ओरेलिया के केस के अंदर इसके जो एग्स हैं इसके ओरल लोब्स के साथ अटैच रहते हैं, वहीं पे फर्टिलाइज़ होते हैं और वहीं पे फिर ये डेवलप होकर प्लेन्यूला लार्वा के अंदर बदल जाते हैं। तो प्लेन्यूला लार्वा एक पॉलिप लाइक ब्रांच होती है, उसको साइफिस्टोमा कहा जाता है, उसके अंदर चेंज हो जाता है। इसकी जो लाइफ होती है ये 1 साल या उससे थोड़ी ज़्यादा होती है। उसके दौरान बडिंग और बडिंग से छोटे छोटे जेलीफिश बनते हैं जिनको इफायरी कहा जाता है। इफायरा इसका सिंगल है, इफायरी इसकी जमा है। तो इसकी शेप जेलीफिश से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, मतलब जेलीफिश की थोड़ी मैच्योर फॉर्म समझ लें। इसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो ये इफायरी मतलब छोटे जेलीफिश जिस तरह प्लेटें रखी हुई एक दूसरे के ऊपर, इस तरह एक एक करके अलहदा होते जाते हैं और पानी में तैरना शुरू कर देते हैं। और फिर बाद में खा पी के बड़े हो जाते हैं और अपनी एडल्ट फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। ये इसका लाइफ साइकिल है। ये ओरेलिया यानी कि एडल्ट जेलीफिश है। इसके अंदर से एग्स, फर्टिलाइज एग जो कि प्लेन्यूला लार्वा, प्लेन्यूला लार्वा इस ब्रांच लाइक पॉलिप में जाएगा जिसको साइफिस्टोमा कहा जाता है। इसके ऊपर ये जो डिफरेंट ये आपको लाइंस बनी नज़र आ रही हैं, लहदा छोटी छोटी जेलीफिश है, इनको इफाइडा कहा जाता है। ये एक एक करके इससे लहदा होती जाएंगी और बाद में बड़ी होके इस फॉर्म में आ जाएंगी। तो कई लोगों ने बाहर की कंट्रीज़ में मतलब कि बड़े बड़े एक्वेरियम बना के उनमें सी वाटर डाल के इनको बतौर पेट रखा हुआ है। तो वो फिर इनके ये जो फायरा वाली स्टेज और इनके डिफरेंट रिप्रोडक्टिव स्टेजेस की वीडियोस शेयर करते रहते हैं। फिर आती है क्लास क्यूबोजोआ। तो पहले इसको क्लास साइफोजोआ के ऑर्डर के तौर पे रखा जाता था, बाद में इसको अलहदा कर दिया गया। जेलीफिश लाइक ही होते हैं लेकिन इसकी शेप गोल नहीं, क्यूबिकल यानी कि डिब्बे की शेप की होती, चौरस। तो डिब्बे के 4 किनारे होते हैं, इसके टेंटिकल इसके किनारों के साथ लगे होते हैं। पॉलिप इसके बहुत छोटे होते हैं और कुछ स्पीशीज़ के अंदर पॉलिप्स नहीं होते, मतलब डायरेक्ट जेलीफिश से जेलीफिश ही बनती है। तो ये एक्टिव स्विमर हैं, पानी में बहुत अच्छे से तैर लेते हैं और गर्म मरतूब इलाकों के समंदरों में पाए जाते हैं। और इसमें से कुछ स्पीशीज़ के नेमेटोसिस्ट बहुत ख़तरनाक होते हैं। तो क्यूबोजोआ की एग्जांपल इसको सी वेस्प यानी कि वो जो काटने वाली भेड़ होती है वो भी कहा जाता है। तो ये एक आयरोनिक्स फ्लैक्री है, क्यूबिकल शेप का होता है। और इसके जो टेंटिकल्स हैं इसके 4 किनारे, एक दो और दो पीछे वाले वहाँ पे लगे होते हैं, दरमियान वाली जगह खाली होती है।
तो ऑस्ट्रेलिया वाली साइड के ऊपर ये ज़्यादा पाया जाता है और इसकी वजह से बहुत सारे लोग मरे भी। तो इसके काटने की वजह से हार्ट फेलियर हो जाता है और मतलब कि हार्ट बीट करना रुक जाता है। तो वैसे तो बंदा इससे हॉस्पिटल ही पहुंचता है, लेकिन मरता इस सूरत के अंदर है कि अगर बहुत सारे जेलीफिश इकट्ठे ही बंदे को मिल जाएं और वो सारे ही एट अ टाइम टच होना शुरू हो जाएं या एक ही जेलीफिश बार बार टच हो, तो फिर ये अपना बहुत ज़्यादा टॉक्सिन अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से दिल की धड़कन रुक जाती, नर्वस सिस्टम पे असर होता है और बंदा मर जाता है। फिर आती है क्लास एंथोजोआ। तो क्लास एंथोजोआ, इसके मेंबर्स मोस्टली कॉलोनियल होते हैं, मतलब कि बहुत सारे एनिमल्स इकट्ठे साथ साथ रहते हैं या फिर कुछ स्पीशीज़ अकेली अकेली रहती हैं। अब ये पाए जाते हैं पॉलिप फॉर्म के अंदर, इसमें मेड्यूसा वाली फॉर्म नहीं होती। इसके अंदर एनीमोन्स आते हैं और हर तरह के कोरल्स आते हैं। कोरल यानी कि मरजान दो टाइप्स में आता है, एक स्टोनी कोरल होता है जिसका सख्त कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन होता है, और दूसरे सॉफ्ट कोरल होते हैं, उनकी बॉडी सॉफ्ट जेली लाइक होती है। तो वो जो एक्सोस्केलेटन के अंदर रहते हैं वो भी अंदर से जेली लाइक होते हैं, लेकिन अपने इर्द गिर्द एक सख्त किस्म का स्केलेटन सेक्रीट करते हैं। तो ये सारे के सारे मरीन वाटर के अंदर पाए जाते हैं और कम गहरे पानी से लेकर ज़्यादा गहरे पानी में इसकी डिफरेंट स्पीशीज़ पाई जाती हैं। तो ये हाइड्रोजोन पॉलिप से तीन तरह से डिफरेंट होते हैं। नंबर वन तो ये कि एंथोजोआ जो होते हैं इनका माउथ एक फेरेंक्स यानी कि गले तक जाता है, और ये बॉडी वॉल का ये आगे को बड़ा हुआ हिस्सा होता है और गले से गुजर के फिर आगे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी आती है। दूसरा, इसकी जो मिजेंट्रीज यानी कि इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में मेम्ब्रेन जो पर्दे की तरह की होती हैं, पार्टीशन का काम करती हैं, उनके ऊपर नीडोसाइड्स पाए जाते हैं, ताकि अगर कोई ज़िंदा एनिमल को भी निगल लें तो उसको अपनी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में ले जा के नीडोसाइड से किल करके खा लें। उसके बाद इसके जो गोनेड्स हैं वो भी इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में मिजेंट्रीज पे ही बनते हैं, और इसके मिजोग्लिया के अंदर अमीबाइड मीजनकाइम सेल्स पाए जाते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन और डाइवर्सिटी ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। तो जब हम इनको बाहर से देखते हैं तो इनकी परफेक्ट रेडियल सिमेट्री नज़र आती है, लेकिन जब इनको कट करके अंदर से देखते हैं तो मिजेंट्रीज और बाकी स्ट्रक्चर्स की वजह से ये बाई रेडियल सिमेट्री नज़र आती है। मतलब ये कि इसके अंदर बॉडी ऑर्गन बार बार रिपीट नहीं होते, आधे एक तरफ होते हैं आधे एक तरफ होते हैं। तो इसके अंदर से जो सी एनिमोन्स हैं अकेले अकेले रहते हैं, बाज़ात ये बहुत बड़े साइज़ के होते हैं और ये बड़े कलरफुल होते हैं, तकरीबन हर कलर में अवेलेबल होते हैं, और एक एनिमल 3-4 कलर का भी हो सकता है, मतलब या तो अलहदा कलर का या एक ही कलर के 3-4 डिफरेंट शेड्स होते हैं। इनमें से कुछ किसी सॉलिड सबस्ट्रेट यानी कि किसी पत्थर या चट्टान वगैरह के साथ अपने आप को चिपका के रखते हैं, बाज़ रेत वगैरह के अंदर गड़ा सा बनाकर उसके अंदर रहते हैं, और कुछ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के तौर पे दूसरे जानवरों के साथ रहते हैं। तो इसके नीचे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको पैडल डिस्क कहते हैं, वहाँ से एक चिपचिपा मटेरियल सेक्रीट करता है जो कि पत्थरों के साथ चिपक जाता है। तो उससे फिर ये पक्का एल्फी की तरह वहाँ जुड़ जाता है और पानी के बहाव के साथ वहाँ से बहता नहीं है। अगर बिल फ़र्ज़ इसको वहाँ से अपनी जगह छोड़ के कहीं जाना पड़े तो ये एक एंजाइम रिलीज़ करता है जो कि एल्फी लाइक मटेरियल इसने सेक्रीट किया था उसको डिज़ोल्व कर देता है, फिर ये वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक फ्री हो के दूसरी जगह पे चला जाता है। तो दूसरा इसका सिरा, एक तो पैडल डिस्क इसका निचला सिरा है, इसका ऊपर वाले सिरे को ओरल डिस्क कहते हैं, जहाँ पे इसका माउथ और इसके बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स अंदर से खाली, इनमें पानी भरा होता है ताकि उनको एक्सटेंड और वापस को कॉन्ट्रैक्ट बैक किया जा सके। तो इसका माउथ स्लिट लाइक होता है, इसके एक या दोनों साइडों के ऊपर स्ट्रक्चर होता है, इसको साइफोनोग्लिफ कहते हैं, मतलब सीलिया वाला ट्रैक होता है। इसका काम ये होता है कि वाटर और उसके साथ फूड वगैरह को इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर पहुंचाए, और दूसरा हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो इसका वो भी चूँकि पानी से ही बनता है उसके अंदर अपना रोल प्ले करे। तो ये इसमें दो सी एनिमोन्स की एग्जांपल हैं। जो लेफ़्ट वाला इसको जाइंट सी एनिमोन कहते हैं, ये जीनस एंथोप्लूरा है, और इसका जो ग्रीन कलर है वो इस वजह से है इस वाले का
क्योंकि इसके अंदर सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के तौर पे ग्रीन एल्गी रहती है। और जो बी वाला है, बी वाला सी एनिमोना, ये जो क्रैब के ऊपर छोटा, ये वाला जो क्रैब, इसको हर्मिट क्रैब कहते हैं। इसके ऊपर अपना शेल नहीं होता, प्रोटेक्शन के लिए ये मोलस्का का को खाली शेल है उसको अपनी बॉडी के ऊपर फिट कर लेता है। बाद में जब क्रैब का अपना साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाए ग्रोथ के बाद, तो ये शेल को उतार के कोई बड़े वाला शेल ढूंढ के उसके अंदर फिट हो जाता है। तो अगर ये ऐसे ही जा रहा है और इसको कोई ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का शेल नज़र आया था, तब भी उसको चेंज कर लेता है। हाँ, इसके ऊपर ये छोटा सा एक सी एनिमोन लगा हुआ है, इसकी बात हो रही है। तो ये सी एनिमोन, इसको कैलिएक्टस पैरासाइटिकल कहा जाता है, इसके नाम के अंदर पैरासाइट है। तो ये हर्मिट क्रैब के साथ पैरासाइट के तौर पे नहीं, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप के तौर पे रहता है। और हर्मिट क्रैब के ऊपर चूँकि सख्त वाला एक्सोस्केल्टन या शेल नहीं होता, इसलिए ये स्नेल के शेल के अंदर या मोलस्का के शेल के अंदर रहते हैं। बाकी शेल वगैरह बदल लेते हैं। हाँ, इसका ये होता है कि अब ये सी एनिमोन को ये फ़ायदा कि इधर क्रैब जाएगा क्योंकि उसके ऊपर रह रहा है, ये साथ साथ ही हर जगह चला जाएगा। और क्रैब को ये फ़ायदा है कि सी एनिमोन चूँकि स्टिंग करता है तो उस क्रैब पे दूसरे जानवर अटैक नहीं करते, दोनों का फ़ायदा हो जाता है, नुकसान किसी का नहीं जाता। और ये एक सी एनिमोन की इंटरनल एनाटॉमी है। मतलब अगर ये बंद है बाहर से तो ये रेडियली सिमेट्रिकल, लेकिन अगर इसको ओपन करके देखेंगे तो फिर ये बाय रेडियल सिमेट्री भी आ जाएगा। ये इसका माउथ है, माउथ और एनस यही होता है। ये इसके ओरल टेंटिकल हैं, इसका ऊपर वाले सिरे को ओरल डिस्क कहते हैं, नीचे वाले सिरे को पैडल डिस्क कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है जिसमें मेम्ब्रेन्स यानी कि पर्दे से लगे होते हैं, इनको मेजेंट्रीज कहते हैं, जो कि इसको फर्दर पार्टीशंस के अंदर डिवाइड करते हैं। वैसे ही डिफ्यूज़ नेटवर्क लाइक नर्वस सिस्टम होता है और सिंपल किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये सी एनिमोन की एक सिंपल टाइप, इसको मेट्रीडियम कहते हैं। तो इसकी मेजेंट्रीज हमेशा पेयर्स की फॉर्म में होती हैं, कुछ इसकी बॉडी वॉल के साथ लगी होती हैं और उनका अंदर वाला सिरा इसके गले के साथ लगा होता है, यानी फेरिक्स के साथ। और कुछ इसकी बॉडी वॉल के साथ लगी होती है लेकिन इनका अंदर वाला सिरा फ्री फ्लोटिंग होता है, किसी चीज़ के साथ अटैच नहीं होता। मेजेंट्रीज के अंदर ओपनिंग होती हैं जिससे पानी गुजरता है और इन मेम्ब्रेन्स के दरमियान में इजीली सर्कुलेट करता है। तो मेजेंट्रीज के ऊपर ही नीडोसाइट्स पाए जाते हैं, सीलिया होते हैं जो कि पानी को सर्कुलेट करते हैं, ग्लैंड सेल्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम को सेक्रीट करते हैं, और एब्जॉर्प्शन के लिए सेल्स होते हैं जिस तरह से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, जो कि डाइजेस्टेड फूड को जो सिंपलर कंपोनेंट्स में टूट चुकी है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इनको एकॉन्शिया कहा जाता है। तो इनके ऊपर भी नीडोसाइट्स होते हैं। थ्रेड्स लाइक इसलिए होते हैं ताकि जितनी भी खाली जगह वहाँ पे थ्रेड्स फैले रहें, और अगर कोई जानवर इसने ज़िंदा खा लिया तो वो बचे ना किसी के साथ टच होके मारा जाए। तो उसके बाद ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर इसके अंदर पानी भरा रहता है, इसका माउथ खुला होता है, और जब इसको टच किया जाता है, इसको मतलब किसी चीज़ से ख़तरा फील होता है, अपना माउथ खोल के अपनी बॉडी को कंट्रैक्ट करके छोटा कर लेता है। इसके टेंटिकल्स भी बंद हो जाते हैं और ये बिल्कुल वो जिस तरह से एक बिस्किट होता है उस शेप में चला जाता है। इसके जो मसल फाइबर्स होते हैं ये गैस्ट्रोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, मतलब कि गैस्ट्रोडर्मस के अंदर पाए जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इसके मेसेंट्रीज के अंदर होते हैं, सर्कुलर मसल्स इसके गैस्ट्रोडर्मस के साथ होते हैं। तो जब इसको मतलब कि वो ख़तरा फील हो या इसको ज़बरदस्ती टच किया जाए तो ये एनिमल अपने लॉन्गिट्यूडनल फाइबर को कंट्रैक्ट करता है, पानी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से निकल जाता है और ये छोटा सा होके बंद हो जाता है। बाद में वापस अपना माउथ खोलता है, पानी इसके अंदर आ जाता है और ये फिर वापस अपनी पुरानी फॉर्म के अंदर आ जाता है। उसके बाद है लोकोमोशन। तो सी एनिमोन के अंदर लोकोमोशन ना होने के बराबर होती है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे ये लोकोमोट कर सकते हैं। वैसे तो एक ही जगह पे लगे अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, लेकिन अक्सर अपनी जगह बदल भी लेते हैं। मसलन वहाँ पे फूड नहीं मिल रही, वहाँ पे कोई ख़तरा है या पानी की क्वालिटी बेहतर नहीं रही, तो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। या तो ये पैडल डिस्क के ऊपर ग्लाइड करके मतलब आहिस्ता आहिस्ता रेंग के, या एक तरफ को गिर के ज़मीन पर रोल हो के, या उल्टे होके अपने टेंटिकल्स के ऊपर चलते हुए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं।
और अगर इनको एक जगह पे ज़्यादा तंग किया जाए तो ये वहाँ से डिटैच हो के और पानी के अंदर जिस तरह से वेव लाइक मूवमेंट से फ़िश तैरती तो अपने मसल फाइबर्स को अल्टरनेटिवली लेफ़्ट और राइट साइड के कंट्रैक्ट करते हुए वहाँ से तैर के परे चले जाते हैं। इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर की जाएगी ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो कुछ सी एनिमोन्स हैं, ये अपनी पैडल डिस्क के अंदर गैस बबल्स बना के रखते हैं। तो इस तरह बैलून में हवा भर के छोड़ते हैं ना, वो आगे को चला जाता है। इस तरह वो जो गैस बबल है वो जैसे वो गैस बबल रिलीज़ होता है तो इनकी बॉडी आगे को प्रोपेल होती है उससे। फिर इनके अंदर फीडिंग, तो ये इनवर्टिब्रेट्स और छोटी फिशेस को खाते हैं। टेंटिकल प्रे को पकड़ते हैं और इसको उसके माउथ की तरफ को खींच के ले जाते हैं। तो जैसे ही शिकार इसके माउथ से गुज़रता है वहाँ पे जो रेडियल मसल फाइबर्स होते हैं वो माउथ को एक बार खोलते हैं। माउथ से जैसी चीज़ गुज़र जाए ये फ़ौरन उसको बंद कर देते हैं। फिर आती है इनके अंदर रिप्रोडक्शन। तो सी एनिमोन्स के अंदर सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन पाई जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इनकी पैडल डिस्क का एक पीस टूट के अलहदा हो जाता है और उस एक पीस से पूरा इंडिविजुअल बन जाता है। इस प्रोसेस को पैडल लेसरेशन कहते हैं। इसके अलावा इनमें फिशन का प्रोसेस भी आता है जिसमें लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स फिशन होती है, जिससे एक इंडिविजुअल दो इंडिविजुअल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो वो दोनों बाद में अपने मिसिंग पार्ट्स को पूरा कर लेते हैं और फुल फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। इसमें टाइम लगता है, रातों रात नहीं होता। तो बाकी नाइडेरियंस के बरक्स जो कि सिर्फ डाइशियस होते हैं, कुछ सी एनिमोन मोनोइशियस होते हैं, कुछ डाइशियस होते हैं। मोनोइशियस स्पीशीज़ के अंदर जो मेल गैमीट्स हैं वो फीमेल गैमीट्स से पहले मैच्योर हो जाते हैं ताकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो सके। इसको प्रोटेंडरी कहते हैं। ग्रीक वर्ड प्रोटोस का मतलब होता है पहले, इब्तदाई बिफोर, और एंड्रोस का मतलब होता है मेल, मतलब कि मेल पार्ट फर्स्ट मैच्योर होता है। गोनेड्स इसकी मिजेंट्रीज के पीछे लंबाई के रुख बैंड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन या तो एक्सटर्नल होती है बॉडी से बाहर पानी में, या फिर इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर होती है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन यानी कि क्लीवेज स्टार्ट होती है और फ्री स्विमिंग लार्वा जिसको प्लेन्यूला लार्वा कहते हैं। प्लेन्यूला लार्वा कुछ टाइम तक पानी में तैरता है, फिर बॉटम पे बैठ जाता है, वहाँ पे अटैच हो जाता है और उसके अंदर सेल डिवीजन स्टार्ट होती है। इसमें उसकी शक्ल सूरत बदल जाती है और वो एडल्ट सी एनिमोन के अंदर चेंज हो जाता है। तो एंथोजोआ के अंदर जो बाकी मेंबर्स आते हैं सी एनिमोन्स के अलावा, इनको कोरल यानी कि मरजान कहा जाता है। स्टोनी कोरल जो सख्त एंडोस्केल्टन वाले एक्सोस्केल्टन वाले होते हैं, इनसे कोरल रीफ बनते हैं और इनके अंदर साइफोनोग्लिफ नहीं होते। बाकी सारा इनकी अनाटमी सी एनिमोन जैसी होती है। तो इनके जो कॉमन नेम है, इनके कैल्शियम कार्बोनेट के एक्सोस्केल्टन की बेस पे आते हैं। तो जिस तरह की उसकी शेप या कलर होता है उस बेस पे इनके कॉमन नेम दिए जाते हैं, मतलब कि रेड कोरल, वाइट कोरल, ऑरेंज कोरल, कप कोरल या ब्रेनी कोरल जिसके ऊपर ब्रेन की तरह से वो स्क्रोल से बने होते हैं। तो इसके ऊपर जो कि सख्त वाला एक्सोस्केल्टन होता है, इसलिए जब इसको कोई ख़तरा होता है इसको छेड़ा जाता है, अपने एक्सोस्केल्टन के अंदर चला जाता है। एक्सोस्केल्टन जो कि नॉन लिविंग होता है, एनिमल मार भी जाए तो उसका एक्सोस्केल्टन वहीं पे रहता है। उनके ऊपर नए वाले एनिमल आ जाते हैं, वो अपने एक्सोस्केल्टन नए सेक्रीट करते हैं, तो लेयर आफ्टर लेयर पानी में एक पहाड़ी सी बनती जाती है जिसको कोरल रीफ कहा जाता है। यही एक्सोस्केल्टन्स को कुछ कोरल के एक्सोस्केल्टन जिनको बतौर जेमस्टोन यूज़ किया जाता है, इसके अलावा इसको देसी मेडिसन्स के अंदर यूज़ किया जाता है, उनको पानी से निकाला जाता है और उसके बाद फिर उसको तराश के जेमस्टोन या फिर मेडिसन के अंदर जैसे भी यूज़ कर लिया जाता है। तो वो इस एनिमल का एक्सोस्केल्टन होता है। तो मेनली रेड, ऑरेंज, वाइट और ब्लैक या फिर एक ऑरेंज शेड आता है, उनको ज्वेलरी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये स्टोनी कोरल का स्ट्रक्चर है जिसके बाहर इसका एक्सोस्केल्टन और ये अंदर इसके एनिमल है। तो ये गर्म पानियों के अंदर, मतलब वो पानी जो साफ़ है, समंदर का पानी जो जिसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली गर्म है और पानी बिल्कुल साफ़ है, ये वहाँ पे पाए जाते हैं। इस वजह से ये पाकिस्तान में नहीं होते। अच्छी क्वालिटी के कोरल या इटली से आते हैं या जापान से आते हैं।
इनके अंदर 8 पिनेट यानी कि फीदर लाइक बारीक बारीक पतले चिपटे टेंटिकल्स होते हैं, 8 मिजेंट्रीज होती है और एक साइफोनोग्लिफ होता है। तो एक कॉलोनी में जितने भी मेंबर, इनके बॉडी वॉल्स आपस में कनेक्टेड होती हैं और इसके जो मीज़न कायम होते हैं एक इंटरनल स्केलेटन सेक्रीट करते हैं जो प्रोटीन और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसकी एग्जांपल्स के अंदर आते हैं सी फैन, फैन जो हैंड फैन की तरह का होता है, पंखे की तरह का। सी पेन्स, सी विप्स पेन लिखने वाला पेन होता है। विप शेंटे को कहा जाता है। रेड कोरल आते हैं और ऑर्गन पाइप कोरल आते हैं। ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है बजाने वाला, बांसुरी की तरह का। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। इसको अगर आप मतलब किस साइड रुख को देखेंगे, वो जिस तरह से परिंदे के पर का लिखने वाला कलम बनाया होता है उस तरह से, और नीचे इसका होल्डर सा भी साथ ही बना हुआ है, तो पूरा एक एनिमल है। ठीक, और इसको पर्पल सी फैन कहा जाता है क्योंकि इसकी शेप पंखे की तरह की होती है।